चलिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं यहाँ पर, अजय वर्मा साहब। जरा अजय वर्मा साहब से भी पूछ लेते हैं। अजय वर्मा साहब, आप तो कह रहे हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जो तमाम चुनावी पंडित हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल में अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ वोटर हैं महिला, जिनका नेतृत्व, जिनकी बात कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा है, और ये कहा है कि हम लड़कियां लड़ सकते हैं। लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आपने पीछे रिपोर्ट देखी। मेरा सवाल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। मैं वही बताने जा रहा हूं, चौथे नंबर पर रहना है, 5वें नंबर पर रहना है, लड़ाई इस बात की है कांग्रेस पार्टी। कौन से नंबर में रहेंगे, क्या रहेंगे? देश के लोग अपने जब देते हैं ब्यौरा, लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पे अपना आदर्श मानते हैं कि वे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। सबके ब्यौरे उठा के देखिए, किसी को लैपटॉप, किसी की गाड़ी, किसी पे पैसा। और बाबा के आदित्यनाथ जी के आपको मैं वो पर्चा दिखाऊं, हथियार मेरे पास राइफल और मेरे पास पिस्टल और मेरे पास 11 मुकदमे। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। ठीक है, शेम शेम। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। इन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़ा किया है और बीजेपी के नेता से जरा पूछ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी छवि एक बेहतर प्रशासक के तौर पर रखते हैं, एक अच्छे प्रशासक के तौर पर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को पेश करते हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत तौर पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक बात व्यक्तिगत टिप्पणी की है तो मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने राजस्थान के ऊपर सवाल नहीं उठाया, इन्होंने छत्तीसगढ़ में बेटी के साथ अन्याय हुआ गाजियाबाद साहिबाबाद की भी बात कर लो। इसके अंदर अगर घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता के साथ उसके साथ संवेदनशीलता रखती है। ठीक है, लेकिन अजय जी, जो सवाल इन्होंने कहा है थोड़ा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिए। जब आप उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हैं तो राजस्थान पर चुप क्यों रहते हैं, पंजाब पर चुप क्यों रहते हैं, छत्तीसगढ़ पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? कहीं देखिए, मैंने तो जिस वक्त हमने जब ये चले थे, ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए, इधर उधर की बात। बीजेपी के देश के नेता, प्रदेश के नेता कहते हैं, जब आई थी प्रदेश में सरकार, इस उम्मीद के साथ आई थी कि उत्तर प्रदेश को 90 दिन में अपराध मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे। वही बता रहा हूं। कुछ और पूछा, और बिजली युक्त कर देंगे। राजस्थान पर चुप्पी क्यों? मेरा सवाल है राजस्थान पर चुप्पी क्यों? मेरा सवाल है छत्तीसगढ़ पर चुप्पी क्यों, पंजाब पर चुप्पी क्यों? नहीं, हम चुप्पी नहीं कर रहे। बोलिए आप। आज मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोग केवल ये तुलनात्मक कथन करते हैं कि समाजवादी पार्टी में 4000 कुछ मुकदमे थे, हमारे में 3000 कुछ है। अरे भाई, आपने वादा करा था, आपके में तो 0 होना चाहिए था। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, इस गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा हैं। आज गाजियाबाद को जरूरत क्या है? गाजियाबाद को जरूरत है स्मार्ट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम की, गाजियाबाद को जरूरत है अच्छे सीवरेज की, गाजियाबाद को जरूरत है जाम मुक्त चौराहों की, गाजियाबाद को जरूरत है अच्छे स्टेडियम की, अस्पताल की, साफ सफाई की। मैं इतना कहना चाहता हूं। मेरठ तक एक्सप्रेस वे पहुंचा रहे हैं, मैं बता देता हूं। मेरठ तक रैपिड रेल पहुंचा रहे हैं, जो मेरठ तक जेवर में एयरपोर्ट ला रहे हैं, अनुराग जी, हिंडन में फ्लाइट उतरवा रहे हैं। मैं बता देता हूं, जो मेरठ तक एक्सप्रेस वे बना है, अभी टोल चालू नहीं हुआ उस पे। आपको पता क्यों नहीं चालू हुआ? 2015 में 31 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, और 60 किलोमीटर बनाने में कितने लग गए? 7 साल लग गए इनको। ठीक है, 60 किलोमीटर बनाने में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, पिछली बार अभी उपचुनाव हुए 4-5 स्टेटों में, और सत्ताधारी पार्टी वो उपचुनाव हार गई। अगले दिन पेट्रोल 10 रुपये सस्ता कर दिया इन्होंने। तो मैं एक पूछना चाहता हूं जनता से कि 300 सीटें जब ये हार जाएंगे तो पेट्रोल कितना सस्ता करेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए, मैं ऊपर ही आ जाता हूं और आप ही के पास आ जाता हूं। जरा आप मुझे ये बताइए, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर बनेंगे इस चुनाव में, या जाट भी बटा हुआ है जिसको आप अपने साथ मानते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और नीचे तक के जितने राष्ट्रीय नेता हैं, ये जाट 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 के पीछे लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल बात करती है किसान की, और किसानी करता 36 बिरादरी। हम सभी बिरादरी की बात करना चाहते हैं। ये बार बार एक जाति को चिन्हित करके बात करना तो जाट की वोट नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? जाट हम समाज का हिस्सा नहीं है। मैं जाट नहीं हूँ आपके बीच में, क्या मैं समाज का हिस्सा नहीं हूँ? मैं भी जाट हूँ। हम 36 बिरादरी की बात करना चाह रहे हैं, ये एक केवल विशेष जाति की बात करना क्यों चाह रहे हैं? ठीक है, 36 बिरादरी किसानी करती है,
किसानों के वो साथ। कहाँ है 36 किसानी कहाँ है? वहाँ तो जाट नेता प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं, वो कह रहे हैं कि साहब देखिए हमारा तो 650 साल पुराना रिश्ता है। देखिए मैं रिश्ता तब मानता जब जयंत चौधरी जी के लाठी लगी थी। ये पता करने जाते कितने कप्तान, कितने पुलिस वाले, कितने इंस्पेक्टर सस्पेंड करे जयंत जी पर लाठी, तब क्यों नहीं इनको याद आई कि जयंत हमारा भाई है, हमारा ठीक है परिवार का सदस्य है। ठीक है। गामा साहब ये बताइए, अज़दुद्दीन ओवैसी साहब पर फायरिंग होती है, उन्हें जेड सिक्योरिटी मिलती है और वो कहते हैं कि मुझे जेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए। एक तरफ जान का खतरा बताते हैं और दूसरी तरफ जब सुरक्षा मिलती है तो सुरक्षा लेने से मना कर देते हैं। क्या है ये सब सियासत है? लोग महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं। सियासत तो वो लोग कर रहे हैं जो हमारे नेताओं के ऊपर जानलेवा हमला कराने का काम कर रहे हैं। वो सियासत करते हैं तो गिरफ्तारी क्यों होती है आरोपियों की? मेरा नेता ये कहता है कि पूरा भारतीय सुरक्षित हो, संपूर्ण भारतीय सुरक्षित हो, न कि मैं अकेला सुरक्षित रहूं। लेकिन आपकी पार्टी पर तो आरोप लगता है कि आप एक कौम की, एक मजहब की बात करते हैं। गामा साहब जब लोगों के बीच में जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे, तो अपने परिवार के लोगों से भी आप वोट कैसे मांगेंगे? ये गलत आरोप है हमारे नेता पे। हमारा नेता संविधान की बात करता है। हमारा नेता कहता है जो 70 वर्षों में 2 बैरिस्टर आए हमारे देश में। एक बैरिस्टर आए जो अंग्रेजों से आजादी दिलाने की काम करा, महात्मा गांधी जी। दूसरे बैरिस्टर आए बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान देकर हम हिंदुस्तानियों को अधिकार दिया। और तीसरा बैरिस्टर आया है सदियों, काफी मुद्दतों बाद, वो बैरिस्टर ओवैसी साहब है जो अपने हाथों में संविधान और गांधी जी के विचारों को लेकर सुनिए जरा आप बताइए। गामा साहब ये कह रहे हैं अज़दुद्दीन ओवैसी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बराबर हैं, उसी तरीके के बैरिस्टर हैं। कितने लोग सहमत हैं? जो सहमत नहीं है वो जरा हाथ हिलाएं। गलत बयानबाजी। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? बताइए जरा। 3 बैरिस्टर कौन? 3 बैरिस्टर कौन? एक पहला बैरिस्टर महात्मा गांधी जो आने के बाद नाम बताइए। पहला बैरिस्टर मोहनदास करमचंद। दूसरे बैरिस्टर? पहले सुनो, आप मेरी बात सुनो, मुंह में उंगली मत डालो। 3 बैरिस्टर कौन? 3 बैरिस्टर कौन? मैं बता रहा हूँ आपको। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से आजादी दिलाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम भारतीयों को जीने का अधिकार दिया, और उस अधिकार पे जितनी भी पार्टियां हैं 70 सालों में लोगों को अधिकार नहीं दिया। उस पे तीसरा नाम कौन? तीसरा बैरिस्टर कौन? आप पूरी सुने और पूरी सुनाए जनता को। बताइए सर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इधर उधर की बात करना मेरा सीधा बताइए। तीसरा बैरिस्टर कौन? तीसरे बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं जो आपको अधिकार बाबा साहब ने दिया है, जिस अधिकार कितने लोग सहमत है इस बात से? जरा हाथ हिलाइए। बाबा साहब कितने लोग सहमत है इस बात पर जो गामा साहब कह रहे हैं? यहाँ पर जो काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, उस काम को अज़दुद्दीन ओवैसी आगे बढ़ा रहे हैं क्या? की बात कर लीजिए, बताइए जरा आप लोग। देखिए, जहाँ तक बाबा साहब के विचारों का सवाल है और गांधी जी का सवाल है, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। अज़दुद्दीन ओवैसी से तुलना नहीं हो सकती। अज़दुद्दीन ओवैसी की तुलना हो सकती है क्या? आप डिबेट को मोड़ने का प्रयास कर रहे हो। आप डिबेट को मोड़ने का प्रयास कर रहे हो। मैं बाबा साहब की तुलना नहीं की। बाबा साहब ने जो ठीक है सिकंदर साहब, बहुत संक्षेप में, क्या ये तुलना जायज है? अनुराग जी, नेताओं ने किया जो आज शोषित वंचित दलित रह वो अधिकार दिलाने। अनुराग जी, गामा साहब बहुत हो गया सर, हो गया। आपको जो कहना था वो आपने कह दिया। अनुराग जी, आपको जो कहना था गामा साहब कह दिया। हो सकता है गलती से कह गए, हो सकता है गलती से कह गए, लेकिन आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके के। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, चर्बी निकाल देंगे, ठोक देंगे। आप बताइए मुख्यमंत्री जी की ये भाषा, आप गर्मी निकालेंगे, गर्मी निकालेंगे, भर्ती कब निकालेंगे? ये बताइए, भर्ती कब निकालेंगे? भर्ती कब निकालेंगे? मैं भी एक शेर इनकी नजर करना चाहता हूँ। राहत इंदौरी जी का शेर है, अनुराग जी, तेरी कत्थई आंखों में जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरिया बुरिया खंजर बंजर सब। जहां तक योगी जी की बात का सवाल है तो योगी ने स्पष्ट कहा है कि जो इस प्रदेश में दंगा फैलाने का प्रयास करेगा, जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का सबसे प्रयास बड़े करेगा, संवैधानिक निश्चित पद तौर पर पे बैठे निकल जाएगी। और उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठ करके, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरीके की भाषा मुख्यमंत्री जी की ठोक देंगे, गर्मी निकाल देंगे, शिमला बना देंगे। आप बताइए, आप मुझे ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध, एक जनता से पूछते हैं, जनता का एजेंडा है, अपराध पर लगाम लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। अपराध पर लगाम लगनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
इसमें दिक्कत क्या है अगर योगी जी कह रहे हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुख्यमंत्री जी की ये भाषा कि ठोक देंगे, गर्मी निकाल देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि भर्ती कम निकालेंगे। अब सरकार उनकी जाने को है। एक बार बता दीजिए जरा, भर्ती कब निकालेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख लगभग, मेरा आंकड़ा नहीं है, हमारी सरकार में 4.2 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। अगर मैं सपा की बात करूं तो 2.1 का आंकड़ा था। ये मेरा अपना आंकड़ा नहीं, आप गूगल कर। नौकरियां दी है मतलब आप कह रहे हैं? हमने नौकरियां देने का काम किया है। ये भी पूछ लेते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आधार पर हमने लोगों के लिए अवसर पैदा किए। ये भी पूछ लेते हैं, क्या नौकरियां देने का काम किया है सरकार ने? नहीं। ठीक है, देखिए जनता का एजेंडा है, जनता तय कर रही है। जब ये मैं आऊंगा आपके पास। आप अजय वर्मा साहब, आप क्या कह रहे हैं बताइए। अनुराग जी, मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, हम देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी क्या एसी और फ्रिज का कंप्रेसर है कि जो गर्मी निकाल देंगे, ठंडा कर देंगे? एक नंबर। दूसरा, मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये तो आप समाजवादी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। योगी बाबा और मोदी बाबा ये कहते हैं हमारे कि डबल इंजन की सरकार है। भाई सुनो जरा, आपकी बात हो रही है भैया। वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की। उत्तर प्रदेश, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, गरीबी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया है। ये है डबल इंजन की सरकार। सर, लॉ एंड ऑर्डर में राजस्थान में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ। ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है ना। आप अपने हिसाब से चुनेंगे, ये अपने हिसाब से चुनेंगे, जनता पिसती रहेगी। अनुराग जी, ये बजट जो आया था, इसमें कहा गया था कि ये डबल इंजन का देश की प्रगति का बजट है। बजट में आम जनता निराश हुई, गरीब वर्ग निराश हुआ, व्यापारी निराश हुआ। और नीति आयोग की रिपोर्ट में 5 स्टेट नंबर 5 फर्स्ट पे आए, जिसमें 4 बीजेपी शासित है। यूपी नंबर 1 है। तो ये बाबा बताएंगे कि लेकिन एक सेकंड, लेकिन देखिए, आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपने बजट का जिक्र किया, आप बजट पर एक्सपर्ट के तौर पर बता रहे हैं। जरा आप बताइए जनता को कि इस बार बजट में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर वित्त मंत्री ने ऐलान किया है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? देखिए, हमें ये पता है कि प्रधानमंत्री, जब आप बजट की बात कर रहे हैं, बता रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और कितना? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बता रहा हूँ। 5 ट्रिलियन की बात करी थी बजट, ये क्या 5 ट्रिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर? चलिए ठीक है, मैं दूसरा सवाल, आपने 5 ट्रिलियन की बात करी, आज हमारी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है ये बताइए। नहीं, हमारी इकोनॉमी है ही नहीं देश में, ये तो केवल आंकड़े हैं। कुछ तो आंकड़ा होगा ना सर। आंकड़ों की बाजीगिरी है केवल, कोई इकोनॉमी नहीं है। माइनस में है, जीडीपी माइनस में है, और हमारी जीडीपी माइनस में है। और कितनी जीडीपी है हमारी, चलिए ये बता दीजिए। हमारी जीडीपी इन्होंने दिखा रखी है 8 पॉइंट समथिंग, जबकि है ही नहीं 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है। ये पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें कि जो गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड है वो किसने बनाया? इन्होंने बनाया। जो दिल्ली से लेकर के गाजियाबाद में मेट्रो आई वो इन्होंने बनाई। इन 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। अभी राहुल भाई ने ये सवाल उठाया कि एलिवेटेड रोड आपने दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तो ये एलिवेटेड रोड 3 बार इसका टेंडर हुआ और वो कैंसिल हुआ। ये जवाब दे इस बात का। सिकंदर जी, एक बात बताइए, क्या आपको भी लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की एज है? भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दे रखा है कि हमारे शासनकाल में स्थितियां बेहतर रही हैं। ईमानदार जवाब। देखिए अनुराग जी, ईमानदारी से जवाब देता हूं मैं आपको। लॉ एंड ऑर्डर का ये बात करते हैं, प्रचारित करते हैं बहुत। सुन ले, कृपया सुन ले, मैं निष्पक्ष बात कह रहा हूं। देखिए, यहाँ गोली मारी जाती है जाति देखकर, जो ठोक दिया जाता है ना। इस बार सरकार ने कहा है कि हम 2,37,000 करोड़ रुपए, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2,37,000 करोड़ रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर किसानों को देंगे। सरकार ने कहा है कि हम जो दाल का उत्पादन है, दलहन का, उसको बढ़ा देंगे। सरकार ने कहा है कि डिजिटल सर्विस होगी, खाते में किसानों को पैसा जाएगा। आपको तो स्वागत करना चाहिए इस बात का। इन्होंने ये कहा था कि किसान की आमदन को डबल कर देंगे। 100 रुपये लीटर डीजल बिक के क्या सर किसान की आमदन डबल हो सकती है? एक बात, 50 किलो का खाद के कट्टे में से 50 किलो खाद के कट्टे में से 5 किलो खाद चोरी कर ली, क्या आमदन बढ़ गई? इन्होंने ये कहा था, इन्होंने जगह जगह गांव में ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर लगा दिए, क्या इससे डबल आमदन हो जाएगी? हमारे बराबर में हरियाणा है, हरियाणा में बिजली सस्ती है, यूपी में महंगी है। हरियाणा में गन्ने के रेट फालतू मिल रहे हैं, यूपी में कम मिल रहे हैं। आप करें, कोई फायदा नहीं है इसका, बेमानी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। गामा साहब, अज़दुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी यूपी में कितनी सीटें ला रही है? सत्ता बना रहे हैं आप? देखो, राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं होता, राजनीति सेवा का माध्यम होता है। मेरा नेता शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अग्रे कितनी सीटें ला रहे हैं?
सीटें जनता हमें देने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी मेरे हाथ में होगी। कितनी? अभी तक का जो आंकड़ा मेरा है, मैं 70 सीटों पे जीतने जा रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं साहिबाबाद से प्रत्याशी हूं, साहिबाबाद विधानसभा को हमेशा से लोगों ने ठगा है, चाहे ये सपा ठगे या बसपा ठगे या कांग्रेस ठगे या भाजपा। एक मिनट, लेकिन साहिबाबाद की जनता आज अपने आप को सरकारी अस्पताल से महरूम है। आपने कहा कि आप सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। लेकिन एक मिनट, एक और सवाल। अज़दुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं उनकी पार्टी 70 सीटों पर जीतेगी यूपी में। कितने लोगों को लगता है सही कह रहे हैं? अज़दुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी 70 सीटें। कहिए संक्षेप में कहिए। मेरठ में 10 सालों तक 15 सालों तक इनके संरक्षण में जो है मुस्लिम समुदाय के तथाकथित लोग चोरी की गाड़ियों का कटान का काम करते थे इनके संरक्षण में। ये सवाल है। राहुल जी जवाब दीजिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनका समाजवाद की परिभाषा क्या है? ये समाजवाद कम, परिवारवाद ज्यादा है। कहीं ताऊ, कहीं चाचा, कहीं मामा, कहीं फूफा। समय खत्म हो चुका, बहुत संक्षेप में कहिए आप अपनी बात। माइक है आपके पास, माइक है, कहिए। देखिए, दो लाइन में हालात ये है कि देश में इस वक्त रोजगार की हालात, यानी हमारे व्यापार, रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार ये है कि हमारे यहाँ उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी पहुंच गई और महंगाई उच्चतम स्तर पर। और अगर बीजेपी इस बार आ गई तो ये तीनों काले कानून दोबारा लग जाएंगे और क्या हाल होगा पूरा देश समझ लीजिए। मैं सम्मानित नेताओं से बात करना चाहता हूँ कि विकास की कब बात होगी, रोजगार की बात कब होगी? वैलिड पॉइंट। शर्मा जी आखिरी कमेंट, विकास की बात कब होगी जरा बता दीजिए। एक सेंटेंस, विकास की बात कब? विकास तो पैदा ही नहीं हुआ। विकास की बात करूं तो मोदी जी और योगी जी की सरकार में पूरे दिनचर्या तय की है। शौचालय सुबह उठने की आवश्यकता होती है, शौचालय दिया। घर में चूल्हा जल जाए इसके लिए गैस सिलेंडर दिया। बैंक में जाकर एक छोटा सा किसान जाए उस पर गेट पे खड़ा हो सकता है। ठीक है। सुरक्षा के वातावरण पैदा किया। पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। शर्मा जी माफ कीजिए। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन एक बार फिर मैं आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा, जरा अपने तमाम नेताओं का ताली बजाकर एक बार अभिवादन जरूर कीजिएगा। गाजियाबाद की जनता का, गाजियाबाद के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता का एजेंडा में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना है।